लंच से पहले जो चर्चा कर रहे थे विश्वास मूल्य पर, जो ये बात करी थी, काफ़ी पर्याप्त उदाहरण और उनसे इसको समझने की कोशिश भी की थी। तो अभी उसके ऊपर एक वीडियो देखने का एक सेशन है ये, कि अपनी चाहना क्या है, अपनी योग्यता क्या है, दूसरों की चाहना क्या है, दूसरों की योग्यता क्या है। उसको देखे तो दिखता है कि हम भी सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, दूसरा भी खुद सुखी होना चाहता है, दूसरे को यानी हमको और बाकी लोगों को भी सुखी करना चाहता है। जब जीने जाते हैं तो योग्यता में कहीं हमारी भी कमी होती, योग्यता में कहीं उनकी भी कमी होती है। पर यदि योग्यता को ना देखते हुए चाहना पे डाउट कर लिया जाए तो उस कारण से रिएक्शन निकल जाता है अपना, कि आप तो सुखी होना चाहते ही नहीं और हमको भी परेशान करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो ये भाव जब बन जाता है तो रिएक्शन की जगह पर आ जाते हैं, प्रतिक्रिया की जगह पर आ जाते हैं। तो हमको लगता है कि एक छोटी सी प्रतिक्रिया से क्या होता है, भाई हमको किसी की चाहना पे डाउट हो गया, हमने किसी पे चिल्ला दिया, किसी पे चीख दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक तो ये देखेंगे वीडियो में। दूसरा यह है कि जो आदमी अभी हमारे सामने आ रहा है एकदम फ्रेश तो आ नहीं रहा। मान लो आप किसी से भी मिल रहे हैं, कहीं किसी और से मिल के आ रहा है, पता नहीं क्या क्या विचार अपने में चला कर आ रहा है, क्या क्या कल्पनाशीलता के उसमें गड़बड़े चल रही है। उसके तहत वो अभी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब आपके साथ बुरा बर्ताव भी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ किसी ने कुछ किया, उससे ये प्रभावित है, प्रभावित ही घूम रहा है और प्रभाव आप पे ऊपर डाल रहा है। वो भी तो एक संभावना है ना। हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये एकदम हमारे साथ फ्रेश व्यवहार करें, बट हो सकता है उनका कोई अपना परेशानी चल रही हो। तो एक तो ये भी देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम योग्यता को देखने की जगह पर आते हैं तो हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि इसके साथ करना क्या है, कि मैं देख पाते कि ये भी कोई दुखी होना नहीं चाहते, ये भी कोई हमको दुखी करना नहीं चाहते, ये भी सुखी होना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली बात यह है कि उनको कोई परेशानी है जिससे कारण खुद परेशान है, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम रिस्पॉन्ड करने की जगह पर आ पाते हैं, प्रतिभाव देने की जगह पर आ पाते हैं। तो प्रतिक्रिया और प्रतिभाव में मेनली क्या अंतर है और कैसे वो चलते रहता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसको देखना है एक वीडियो में। उसको मैं चलाता हूँ, आप लोग उस दृष्टि से उसको देखिए, फिर उस पर बात करेंगे कि आपको उससे क्या समझ में आ रहा है। भैया इसमें जो इस कहानी में जो बताया ना, दोनों मतलब एक ही परिवार की चीज़ें बताई। जैसे जो लड़का उसको खाने के लिए बोला था तो वो इरिटेट हो गया था उससे, पर उसी लड़के ने छोटे वाले भाई की जब तारीफ की तो उसके भाव विचार और अलग हो गए थे, क्योंकि वो एक हैप्पीनेस वाले मोड में आ गया था। जब उसकी माँ को उसने ऐसा बोला तो माँ ने जाके वापस नौकरानी के साथ वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाला इसी की वजह से। और दूसरी तरफ वही इसी कहानी में वही पात्र जो जिस लड़के की उसने तारीफ की तो वो खुशी खुशी उसकी दोस्त से मिलने गया, और जब उसने उसको गिफ्ट किया तो वो और खुश हुई और उसके पापा खुश हुए। तो दोनों चक्कर में एक ही कि एक खुशी वाला केस कैसे हो सकता है, और जब आप परेशान होते हैं तब कैसे अपन पेश आते हैं। और फिर जब इंटेंशन नहीं समझ पाता हूँ, मैं किसी की इंटेंशन नहीं समझ पाता हूँ, तो मैं भी बार वापस उसी चक्कर में फंस जाता हूँ। यही समझ आया भैया। ठीक बात है। हाँ, पीछे माइक दीजिए। कंक्लूसिवली यहाँ एक चीज़ हो रही कि कपल ऑफ पीपल है, एक उस तरफ एक उस तरफ। तो यहाँ पे तो एक तरह से वो खुशियाँ जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक तरफ उनका सैडनेस चल रहा है बिकॉज उनका एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्योंकि ये लाइफ है तो यहाँ अप एंड डाउन्स तो होते ही है, पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, उठाना है समथिंग जो मैं इसमें देख पाई इवेंचुअली वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि दुख तो जा नहीं सकता और खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। वही, वो बात तो ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। लेकिन हम लोग जो मतलब चौथा दिन है आज, तो हम तो ये कह रहे हैं दुख तो जा सकता है मतलब उस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि निरंतर सुखी तो हुआ जा सकता है। बट वो बात ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बनता है। और अगेन मैं वही चीज़ उसमें भी ऐड करना चाहूँगा कि ये चेन तब तक चलता रहता है जब तक कोई स्वतंत्र व्यक्ति बीच में नहीं आता। जब तक परतंत्र व्यक्तियों की चेन बनी हुई है तब तक एक से दूसरा इफेक्ट होता है, दूसरे से तीसरा का इफेक्ट होता है, तीसरे से चौथा इफेक्ट होता है। जब कोई स्वतंत्र व्यक्ति बीच में आएगा तो दूसरे के आवेश को वो देख पाएगा कि भाई ये कोई
मेरा बुरा करने के लिए थोड़ी निकला है घर से, उसकी कोई अपनी परेशानी है। तो उसको समझ के उसको भी अपने खुद तो राहत में रहेगा, खुद तो आराम में रहेगा, दूसरे को भी कैसे ठीक किया जाए वो देखेगा, तब जाके ये चेन रुकेगी। हाँ, वो व्यक्ति ही रोक पाएगा, वरना तो ये चलता जाएगा। तो वो लास्ट में जैसे वो गाड़ी लेके जा रहा था और उसने देखा कि रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा है, हाँ, तो फिर उसका वो देख पाया कि मेरे को एक्सीडेंट वाला अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जैक्टली, और नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी या और कैजुअलिटी बढ़ जाएगी। तो उसने अपनी जिम्मेदारी समझी, परंतु वो लड़की इंतज़ार कर रही थी, तो वो वास्तविकता को नहीं समझ पाई कि भाई वो उसकी क्या परिस्थिति है ना, और वो नाराज़ हुई। सही पकड़ा है बात। तभी तो वो आर्ट दिखा लास्ट में, ये दुनिया ऐसे चलती रहती है गोल गोल। एंगर ट्रांसफ़र दरअसल इसमें और कुछ नहीं है, एंगर ट्रांसफ़र है। किसी व्यक्ति गुस्सा हुआ, उसको मैं गुस्से को मैनेज नहीं कर पाया, उसने आगे गुस्सा किया और ऐसे करते करते पूरी जो है व्यवस्था ऐसे। लेकिन दूसरा मैसेज इसमें बहुत बढ़िया लगा, हैप्पीनेस भी ऐसे ही फैल सकती है, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहा जाए और खुशी को मैसेज को आगे बढ़ाया जाए, वो भी सजगता के साथ में, समझदारी के साथ में। भैया मुझे जो इससे समझ में आया वो ऐसा है कि मतलब पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई गलत बिहेव कर रहा है तो ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो व्यक्ति ही गलत है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि शायद वो खुद पीड़ा में है, कि लाइक जो आपको, अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई आपको पीड़ा दे रहा है, तो सबसे पहले जब भी रियल लाइफ में सिचुएशन आए तो मेरे दिमाग में ये आए कि सामने वाला व्यक्ति खुद पीड़ा में है। और वो जो सेकंड वाली स्टोरी थी कि लाइक जब आप खुद स्वतंत्र नहीं हो, तब अच्छा हो बुरा हो दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब आप इंटरडिपेंडेंट, मतलब खुद डिपेंडेंट हो जाओगे, खुद पे ही इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आपके अंदर ही मतलब खुशी हमेशा रहेगी ही। ये मुझे समझ में आया। हाँ, बस चूँकि आप थोड़े पुराने हैं तो वही सुधारना चाहूँगा कि दिमाग में विचार आया वो नहीं कहेंगे, यहाँ पर मेरे में विचार आया। हाँ, नमस्कार सभी को। यहाँ पर मैंने देखा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा यानी जो विचार है उसका ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो व्यक्ति यदि किसी को परेशान करता है तो उसकी परेशानी वो लेके परेशान व्यक्ति दूसरे को परेशान करता है, फिर वो ट्रांसफ़र होते जाता है। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति को वही व्यक्ति खुशियाँ देता है तो वो खुशियाँ ट्रांसफ़र होते जाता है। तो मैंने यहाँ देखा कि खुशियाँ बांटती है और दुख बांटती है। हाँ, मैंने इसमें दो बातें ऑब्ज़र्व की हैं। एक तो आप सुबह से ही अगर अच्छे मूड में रहेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर आप खुशियाँ बांटते चलेंगे तो आपको लास्ट में खुशियाँ ही मिलेंगी, वो बात तो ठीक है। सेकंड थिंग कि हाँ। हमें पहले से जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट सीन में देखा कि वो डॉक्टर जो है उस पेशेंट को लेके चला गया, है ना। अब उसको मालूम नहीं था, वो पहले से जजमेंटल होगी और वो उसका जो बिहेव था वो थोड़ा चेंज था। तो हमें स्थिति को भापने से पहले हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं होना चाहिए। ये सेकंड इसमें पॉइंट था। हाँ, दूसरा एकदम सहमत हूँ। पहले वाले में बस यही कहूँगा कि सुबह से शुरुआत तो अच्छी करे ही, लेकिन उसको फिर टिका भी पाए, उतना अपने में स्टेबल भी रहा जाए, वरना कोई भी कहीं भी आके रिमोट कंट्रोल से चेंज कर देगा अपना मूड। बताइए, किसी का कोई और ऑब्जर्वेशन? ठीक है, एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो अभी संजू बहन ने ध्यान दिलाया कि नेगेटिव वाला जो था उसको तो हम देख ही पा रहे थे कि आवेश है, बट पॉजिटिव वाला भी जो चक्र चला था वो सुख था कि एक्साइटमेंट थी? एक्साइटमेंट थी। हाँ, टेम्पररी था। क्यों? किसी ने कुछ अच्छा किया, सामने वाले ने कुछ अच्छा किया तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए, है ना। तो वो एक्साइटमेंट का ट्रांसफ़र था, वो भी सुख का ट्रांसफ़र नहीं था। सुखी होते तो आप अपने में सुखी है, अब दूसरा जो कुछ भी कर रहा है, बट वो क्या था कि किसी ने अच्छा किया, हमको अच्छा लगा, तो उस अच्छे लगने के आधार पे हम भी उस पोजीशन में आ गए। तो अब ठीक से देखें तो ये जो दो शब्द है, एक है हैप्पीनेस और एक है एक्साइटमेंट, एक है सुख और एक है आवेश, दोनों में क्या क्या फ़र्क दिखता है? जिनको कुछ ध्यान आए बताइए। सुख में और आवेश में या हैप्पीनेस में और एक्साइटमेंट में क्या फ़र्क है?
हाँ, माइक पीछे दीजिए। भैया मुझे लगता है आवेश जो है वो शॉर्ट टर्म है और खुशी जो है वो मतलब हाँ, दीर्घ मतलब लॉन्ग टर्म तक हो। भैया आवेश मुझको जहाँ तक लगता है वो दूसरों के किसी एक्शन से हमारे अंदर आता है, और जो खुशी है वो तो निरंतर बनी रहती है। हाँ, वो कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। जैसे हमको कुछ समझ में आता है ना, हमको कुछ समझ में आता है तो वो समझने का सुख अपने में बना रहता है, लेकिन जब हम उसको शेयर करें और लोग ताली बजाए तारीफ करें तो वो आवेश है ना। तो आवेश में आवेश पाने के प्रयास करने के सुखी होने के, सुखी होने के। हाँ, भैया इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि किसी घटना का या किसी प्रक्रिया का सहर्ष स्वीकार होना वो खुशी है, और इसके अपोजिट जाए या फिर ये महसूस नहीं कर पाते हैं तो वो आवेश है। जैसे फॉर एग्जांपल आवेश को मैं इस तरह से देखता हूँ कि घर में रेनोवेशन हो गया, कोई नई चीज़ आ गई, तो वो कभी वो भर नहीं पाएगा। एक घर बन गया तो अब दूसरा घर कब बनेगा, एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ कब आएगी, तो वो एक्साइटमेंट में ही हाँ काउंट बट करेंगे। उसको और रिफाइन करना पड़ेगा वो डेफिनेशन को। जो एक्साइटमेंट है भैया मेरे ख्याल से जो हमें पता चलता है कि भाई कि जैसे इवनिंग में आईपीएल आने वाला है, हम वेट कर रहे होते हैं कि भाई के धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होने वाला है फलाना टीम से, और मैं एक्साइटमेंट इसलिए हूँ कि भाई कि मेरी फेवरेट टीम का मैच है, ठीक है, और शाम को बारिश आ गई, मैच कैंसिल हो गया, तो वो एक्साइटमेंट धुल गई। तो मेरे को लगता है आवेश और सुख के बीच में ये अंतर है कि वो आ रही थी तब तक मुझे, जब तक मेरे को उसका भास था कि यार वो आ जाएगी, तब तक मैं अंदर ही अंदर एक इल्यूजन की उसमें था कि हाँ मैं खुश हूँ, मज़ा आने वाला, बट वो जैसे ही पता चला कि आज शाम को बारिश होगी, हो गई, और वो मैच कैंसिल होगा, मेरा वो आवेश पे पानी फिर गया। हाँ। और सुख में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। सही बात है भैया। ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे स्टार्टिंग में उस लड़के ने उसकी जो माँ को था थोड़ा कुछ कह दिया, तो उसके बाद जो उसकी माँ थी जो उनके काम करने पे आती थी तो उनको दिखी, इसलिए मतलब उन्होंने गुस्सा निकाला, फिर आवेश निकाला, उनको शो करा, जो आवेश फिर ट्रांसफ़र हो गया उनके पास। लेकिन अगर ये हम अगर इतना भी समझे कि जब हमको आवेश आ रहा हो, हमारी योग्यता कम है इस वजह से, तो हम उस टाइम पे, हालांकि ये सही तरीका तो नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर हम उस टाइम पे किसी से मिले ही नहीं, तो एक तरह से ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना कि मिले ही नहीं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो गुस्सा या आवेश अपने आप ही कम हो जाए। हाँ, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट, बट उससे परमानेंटली ये नहीं चलेगा। जैसे कहीं रोड बन रहा है, काम चल रहा है, गड्ढा खोदा हुआ तो बोर्ड मार दिया डाइवर्जन का। जैसे अपने में कोई गड्ढा बन गया है भाव विचार में, तो बोर्ड मार दो डाइवर्जन का, बट वो परमानेंट तो सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली तो हमको उस योग्यता पर आना ही पड़ेगा कि उसको देख पाए सीधा ही उसी वक्त, और उस जगह पर ही ना है कि अभी हम किसी से मिलने की स्थिति में नहीं हैं, वहाँ तो पहुँचना पड़ेगा। बट जब तक नहीं पहुँच रहे तब तक इस तरह से मैनेज कर सकते कि कम से कम दूसरे तो आहत ना हो, उस तरह से वो हो सकता है। बट परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे इसको। कुछ कह रहे? एक भैया आवेश में, मतलब इस एग्जाम्पल से भी समझ में आया कि आवेश में, एक्साइटमेंट में हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, हमेशा रहेगी। हाँ। और हैप्पीनेस में ऐसा नहीं होगा। हैप्पीनेस में सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फ सेंटर्ड होना भी शायद गलत वर्ड है ये, बट सेल्फ में देख पाएंगे, डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, पहले से और अच्छा हो गया। भैया एक चीज़ पूछनी थी कि वो जो लड़का था जो कि बाद में लास्ट में बताया कि वो डॉक्टर था, तो उसने वो जो पेशेंट को जो बचाया, तो वो क्या इसलिए बचाया कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर हार्मनी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको एक खुशखबरी मिली थी कि उसको उसके साथ में चला जाना है, तो हार्मनी उसने अपने भीतर महसूस करी। तो उसने उसी हार्मनी के साथ में देखा कि यार कि सामने कोई मर रहा है तो उसको बचाना चाहिए, एक व्यवस्था उसने शायद नोट करी। हाँ, इसलिए वो जिम्मेदारी का भाव थोड़ा और बारीक देखेंगे तो जो जिस लड़की से शादी करना चाह रहा था, हो नहीं रही थी, उसकी दादी ने कहा जा भाग जा, और भाग के आ गई, तब उसके घर में जो उसकी स्थिति थी वो हार्मनी वाली थी कि आवेश वाली थी? तो निकला था घर से तो हार्मनी में निकला था कि आवेश में निकला था? आवेश में निकला था। बट जिस टाइम जिम्मेदारी दिखी उस टाइम थोड़ा संभाल लिया अपने को कि भाई पहले ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, आवेश ही था दोनों स्थितियों में, बट लास्ट मोमेंट पे जो उसका निर्णय था वो थोड़ा हार्मनी वाला था। इतना ही तो पास है माइक, 3 लोग दूर है।
मतलब सुख में जो मेरे विचार और भाव है मैं उनको स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, और आवेश में वो इग्नोर हो जाते हैं और बाहर का मतलब मैं बाहर ही करने की कोशिश कर रही होती। ठीक। आवेश में मतलब बेहोशी रहती है, हम विचारों को नहीं देख पाते हैं और क्या चल रहा है हमारे अंदर वो नहीं पता कर पाते। और सुख में मतलब बेहोशी नहीं रहती है, उसमें हम होश में रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मंगवाया। मैं सोचा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आवेश को कुछ ऐसे कहे तो कैसा रहेगा कि बाहर कुछ हो रहा है, उससे प्रभावित होकर के जो कुछ अपने में घटित होता है वो आवेश है। मेरे अपने भाव में, मेरे अपने विचारों में, मेरी समझदारी के आधार पर एक संगीत बना हुआ है और वो मेरे स्वभाव में स्थित है, वो मेरा सुख है। ये ठीक लग रहा है? सोच के थोड़ा इससे भी कंपेयर करके देखिए कि बाहर जो कुछ हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी घटना के द्वारा, जैसे आईपीएल मैच में बारिश हो जाए, वो तो किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, बट बाहर जो भी घटना हो रही है उससे प्रभावित होकर के मेरे में जब भी कुछ होता है तो वो एक तरह से आवेश है ना। और बाहर जो कुछ भी हो, मेरी समझदारी से, मेरे भाव, मेरे विचार में एक हार्मनी है, मेरी कल्पनाशीलता में सहजता है, आराम है, वो मेरी सुख की स्थिति है। भैया समझ, सुख का जो बेस है ना वो अपनी समझ है। बिल्कुल। जबकि आवेश में बाहर की घटना है। सही बात है। सुख जो है वो अपनी समझदारी पर निर्भर है और आवेश है वो बाहर की घटनाओं पर। जो नेगेटिव आवेश होता है वो तो हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता ही है, पर पॉजिटिव जो आवेश होता है वो भी कहीं ना कहीं मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्ट और बुरी तरीके से करता है। अगर मैं यहाँ आऊँ कुछ प्रेजेंट करने, मैं नर्वस हूँ तो मैं उतना बुरा परफॉर्म नहीं करूँगी, पर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। कहीं कहीं बार हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बुरा कर जाए, बट अल्टीमेटली तो देखिए, दो बुरी चीज़ों को कंपेयर क्यों करना है कि कौन सा ज़्यादा बुरा है, कौन सा ज़्यादा सही है। हमारे पास सही वाली भी तो जगह है, तो सीधा वहीं जाने का प्रयास किया जाए ना। सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। वही तो जो बहुत सारे जगहों पर यही उदाहरण बताते, काफ़ी पॉपुलर उदाहरण है कि पानी जब एकदम आवेशित हो, जब उबल रहा हो, तब आप नहीं देख सकते क्या है नीचे, लेकिन पानी जब शांत हो तो एकदम साफ साफ दिखता है। तो वैसे ही जब आवेश होता है तो नहीं दिख पाता कि वाकई में अपने में भी क्या हो रहा है, बाहर भी क्या हो रहा है। लेकिन जब एक हार्मनी है, जब एक शांति की स्थिति बनी हुई है, तब दिखता है साफ साफ। जैसे सेलिब्रेशन करते हैं या कहीं कुछ घटना घटती है, उससे हम मान लेते हैं सुखी हो रहे, सुखी कर रहे। हमको ये भ्रम हो जा सकता है कि हमको लगता है हम भी सुखी हो रहे, दूसरे को भी सुखी कर रहे हैं, बट ठीक से देखा तो हम भी आवेशित हो रहे होते और दूसरे को भी आवेशित कर रहे होते हैं, है ना। उसको बस ध्यान रखें कि सही में सुख क्या है, तो हम कब सुखी, कैसे सुखी हो सकते हैं और दूसरे तक कैसे सुख पहुंचा सकते हैं, ना कि आवेश। जैसे एक सिंपल उदाहरण देखें, जब अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो उसको सुखी करते हैं कि आवेशित करते हैं? आवेशित ही करते हैं ना। फिर जब बच्चा छोटा होता है तब नए नए कपड़े पहना के कहेंगे कि बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर वही बच्चा बड़ा होकर नए कपड़े खरीदने की जिद करता है, तो कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है। ये बिगड़ गया कि आप हमने ही बिगाड़ा आवेशित कर करके ना। जबकि उसको सुखी करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सोचना पड़ेगा कि जन्मदिन कैसे मनाएं, है ना। आजकल तो देखे तो शादियों में भी क्या होता है, खुशी मनाते हैं, सुख व्यक्त करते हैं कि आवेश व्यक्त करते हैं। वो सुख व्यक्त करने का कोई कार्यक्रम बन गए कि आवेशित होने के, आवेशित करने के कार्यक्रम बन गए। तो उसको पहचानने की भी तो ज़रूरत है कि सही में सुख क्या है, समाज में कैसे सुख को बांटा जाए लोगों के साथ में।
बहुत सारा कुछ सोचने लायक है, अभी सोचने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 4:15 बजे 4:10 को वापस मिलते हैं, थोड़ा लंबा ब्रेक करते हैं, चूँकि मूल्यों पे फिर बात करनी है तो काफ़ी गहन चर्चा करेंगे, तो एकदम फ्रेश होके आइए। 4:10 पर एग्जिट आते हैं। चलिए, परिवार में व्यवस्था को कैसे देखें, संबंधों को कैसे पहचाने, उस पर बात शुरू की। तो उसमें देखा कि जिस तरह से मतलब मैथमेटिक्स को सही करने की कसम खा लेने से मैथमेटिक्स सही नहीं हो जाती, उसी तरह से संबंध में साथ जीने की कसम खा लेने से संबंध में जीने की योग्यता नहीं आ जाती। तो शादी को भी देखे या किसी भी संबंध को देखे, चाहे अग्नि की साक्षी में कसम खाए, चाहे पर्वत की साक्षी में कसम खाए ना, चाहे ज़मीन पे चौराहे के घूम पे कसम खाए, चाहे हवाई जहाज़ में शादी करके कसम खाए, चाहे सबमरीन में जाके समंदर के अंदर जाके कसम खाए, यदि संबंध क्या है, शादी क्या है, उसको नहीं समझे है तो उसको निभाने की योग्यता नहीं आ जाती। तो उसको देखा था कि कैसे समझेंगे। तो पहला स्टेप तो उसमें ये है कि संबंध मैं का मैं से है, मेरा संबंध आपसे है, ना कि मेरे शरीर का संबंध आपके शरीर से। इस संबंध का निर्वाह करने में शरीर एक माध्यम है। मैं आपके साथ जो भी बात कर रहा हूँ शरीर का उपयोग करके कर रहा हूँ, आप जो भी सुन रहे शरीर का उपयोग करके सुन रहे, तो ये माध्यम बन रहा है। संबंध तो मेरा आपसे है। परिवार में भी देखें तो माँ का संबंध बेटे से है ना, उसी तरह सारे संबंध। तो संबंध मैं का मैं से है, और जो भाव भी है वो भी एक मैं का दूसरे मैं के लिए है, मेरा भाव आपके लिए है। उस तरह से इन 9 भावों को देखने का काम इसमें करना है। तो विश्वास को आधार मूल्य कहा, चूँकि विश्वास है तो सारे मूल्यों का निर्वाह हो सकता है, विश्वास है तो सारे संबंधों को सुखी होकर के जिया जा सकता है। कर सकते भैया शुरू, तो बैठना ठीक है। जी, तो ये 9 भाव है संबंध में देखें तो, जिसमें आज हमने विश्वास पर चर्चा शुरू की, जिसको आधार मूल्य कहते हैं। जो बेसिक उसके कुछ प्रश्न हैं कि विश्वास क्या है, विश्वास एक ही व्यक्ति पर या किसी एक पर्टिकुलर जो बहुत हमारा भला चाहने वाले ही है उन्हीं पे हो सकता है या सभी पर हो सकता है। विश्वास करेंगे तो बहुत सारी शर्त रख करके करेंगे या बिना शर्त भी विश्वास कर पाना संभव है। और विश्वास किसी एक व्यक्ति के प्रति हो गया, फिर कभी टूट गया, फिर कभी हो गया, यही होता रहेगा या निरंतरता भी संभव है विश्वास की। इन सारे मुद्दों को देखें तो धीरे धीरे जांचना पड़ेगा, और जांचने के लिए आवश्यक यह है कि पहले तो विश्वास क्या है उसको समझना पड़ेगा। अपने सहज स्वीकृति के आधार पर देखना पड़ेगा कि विश्वास कह किसको रहे हम, और वो अपने को स्वीकार होता है कि नहीं होता है। तो विश्वास की परिभाषा बताइए, आश्वस्त होना। आश्वस्त होना किसको कहेंगे, तो उसी को इलोबरेट करके कहा तो हमको ये जब दिखता है कि दूसरा जो है वो मेरे सुख के लिए है, मेरी समृद्धि के लिए है, इस भाव को जब अपने में सुनिश्चित कर पाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको उस पर विश्वास है। जब दूसरा व्यक्ति अपने बारे में ये देख पाता है कि उसको हम पर, हम उसकी सुख के लिए हैं, हम उसकी सुविधा के लिए है, तो वो ये कहेगा कि मुझे आप पर विश्वास है ना। अब उसी बात को जांचने के लिए ये 4 प्रश्न हम अपनी चाहना के ऊपर पूछते हैं कि क्या हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, तो उत्तर मिलता है हाँ चाहते हैं। क्या हम दूसरों को निरंतर सुखी करना चाहते हैं, तो चाहते हैं। दूसरों के बारे में अनुमान लगाए कि क्या दूसरा निरंतर सुखी होना चाहता है, तो क्या अनुमान बनता है, चाहता है। और जब दूसरे के बारे में ये अनुमान लगाए कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं, तो किसी के लिए हाँ उत्तर मिलता है, किसी के लिए ना मिलता है, किसी के लिए कभी हाँ मिलता है, कभी ना मिलता है। तो बहुत सारा उसमें वेरिएशन रहता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उसको ठीक से जांचना पड़ेगा। ऐसे ही योग्यता के बारे में देखें तो क्या मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ, हो पा रहा हूँ। चाहना तो मेरी है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, किंतु मैं निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन मार्क है।
सही देखें तो हम निरंतर सुखी दूसरों को भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दूर ना जा कर के भी अपने ही परिवार के लिमिट में देखें तो उस परिवार के लोगों को ही हम निरंतर सुखी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क दिखता है। ऐसा दूसरों के बारे में देखें तो क्या दूसरा निरंतर सुखी हो पा रहा है, निरंतर सुखपूर्वक दूसरा व्यक्ति जी पा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क दिखता है। और दूसरा निरंतर सुखपूर्वक खुद जी रहा है कि नहीं जी रहा पता नहीं, और जब मेरे साथ जीने की बात आती है कि वो निरंतर मुझे सुखी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो उसमें तो बहुत सारा डाउट रहता है अपना। इसी को जब देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि जब हम जब कोई गलती करते हैं या जब कोई घटना घटती है तो हम अपनी चाहना को देखते हैं कि मैं गलती करना चाहता नहीं था, मुझसे गलती हो गई। जैसे वो सिंपल उदाहरण कि मैं गिलास तोड़ना नहीं चाहता था, टूट गया। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति से वही घटना घटती है तो हम उसकी चाहना ना देखते हुए उसकी योग्यता को देखते हैं और उसको उसकी चाहना मान लेते हैं कि ये तो गिलास तोड़ना चाहता ही था, ये क्या इसने गिलास तोड़ ही दिया। तो हम जब किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, हम जब अपना मूल्यांकन करते हैं झगड़े के बाद, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं थोड़ी उसका बुरा चाहता हूँ या मैं थोड़ी उसका बुरा चाहती हूँ, मैं तो उसका भला ही चाहता हूँ, भला ही चाहती हूँ। मेरी योग्यता में कमी है, गुस्सा आ गया कुछ, उसके बुरा चाहने की कोई अपनी थोड़ी ना इंटेंशन था। उसके बारे में जब आकलन करते हैं तब क्या करते हैं, क्या आकलन करते हैं, वो तो है ही ऐसा, मुझे परेशान होने के लिए ही आया धरती पे, है ना। जबकि ठीक से देखें तो चाहना भी अपनी सुखी होने की, दूसरों को सुखी करने की है, चाहना दूसरों की भी सुखी होने की, दूसरों को सुखी करने की है। योग्यता में कहीं अपनी भी कमी है, कहीं उनकी भी योग्यता में कमी है, कहीं गलती हमसे भी हो जा रही है, कहीं गलती उनसे भी हो जा रही है। मतलब इस सारे उदाहरणों को संक्षेप में देखें तो यही है कि हम इतने एक वाक्य में कह सकते हैं कि मुझसे गलती हो जाती है, दूसरा गलती करता है, वो वाली भाषा बनती है अपनी। और भाषा ऐसी क्यों बनती है, क्योंकि अपनी मान्यता भी कुछ ऐसी ही है। तो इसी को आगे फैलाने की बात है। और भैया इसको लेंगे, इस पर बहुत कुछ आप लोगों ने भी सोचा ही होगा, तो जो आपके प्रश्न बन रहे हैं इस पर उसको देख लेते हैं और जो डिटेलिंग उसमें करना बनता है उसको कर लेते हैं इस सेशन में। बात हो पाई है वो बात तो इतनी हुई है कि चाहना अलग है और योग्यता अलग है। ये बात हमको अपने लिए तो दिखता है, लेकिन जब दूसरे के लिए देखने जाते हैं तो चाहना उसका अलग और उसकी योग्यता अलग, ये देखना कई बार भूल जाते हैं। तो हम अपनी योग्यता को अलग मूल्यांकित करते हैं, अपनी चाहना को अलग, और ज़्यादातर अपने चाहना पर ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करते हैं। और हमको हर बार अपनी चाहना अच्छी दिखती रहती है, इसलिए हम कहते रहते हैं हम तो अच्छे आदमी हैं, हमारे बाद अच्छे आदमी बनने शायद कम हो गए, है ना। जब भी देखते अपना चाहना देखते तो अच्छा ही दिखता है, इसलिए अपने को लगता मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ और अपने पे काम करने की ज़रूरत भी क्या है। गड़बड़ तो सब चाहने वालों से हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, वहाँ देखने जा रहा हूँ तो उनका चाहना नहीं देख रहा हूँ, तो वहाँ कहाँ फोकस कर रहा हूँ, उनके करने पे। अच्छा, करने में तो वहाँ कमी दिख ही रही है और उसी को उनका चाहना मान ले रहा हूँ, इसलिए दूसरे आदमी में कमी कमी दिखाई दे रही है, अपने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। कि अपने कमी वाला एरिया ये है, इस पर मेरा ध्यान नहीं है, अपना ध्यान तो अपने चाहने वाले पे है। तो अपने को लगता हम तो अच्छे आदमी हैं, हम तो इतने मन से सबका भला चाहते हैं, है ना। हम तो रात दिन सभी का शुभ सोचते रहते हैं, हम तो सपने में भी कभी बुरा नहीं सोचे किसी का, है ना। तो ये सब अपने बारे जो बातें कर रहे हैं वो इसके बारे कर रहे हैं, इसके बारे कर रहे हैं। ये सारी बातें जो मैंने बोली वो इधर के बारे है, इधर के बारे है, अपने इधर के बारे। और ये अच्छा ही है, अपना इस पर ध्यान नहीं जाता कि हमारे इसमें भी कुछ कमी है। बार बार कहाँ ध्यान जाता है, यहाँ पर। तो अपने अच्छे आदमी दिखते रहते हैं अपने में, और ध्यान जब दूसरे पे देते हैं तो उसके करने पे देते हैं और यहाँ कमी दिखाई देती है, उसको यहाँ की कमी ना मानकर वो यहाँ शिफ्ट कर देते। और शिफ्ट करते ही हमको बहुत मुश्किल हो जाती है एक भी आदमी पर निरंतरता में विश्वास करना, वो चाहे परिवार के ही क्यों लोग ना हो। जहाँ जहाँ उनकी योग्यता में कमी दिखाई देती है, बार बार वही शंका हमको उनके चाहने पर लेके चली जाती है, और चाहने पर जैसे ही हमको डाउट होता है हमारा व्यवहार तिल मिलाने लगता है, हम अंदर अंदर तिल मिलाने लगते हैं।
फिर कभी ना कभी वो बाहर निकल जाता है। एक दो वर्कशॉप करने पर जब इस पर थोड़ा ध्यान चला जाता है तो थोड़ा तो संतुलन बनता है, लेकिन अभी भी जितना स्ट्रांगली हम अपने लिए इस पर फोकस रहते हैं उतना स्ट्रांगली दूसरे की चाहना पर फोकस हो पाते हैं क्या? तो जितनी बार हम यहाँ शंका करते हैं, इधर का इधर लेके आते हैं, उतनी बार झंझट में खड़े हो जाते हैं। और ये पूरे वर्कशॉप की जो समस्या है वो ये है कि जब हम वर्कशॉप के नियमों को समझ लेते हैं तो ये सारे नियम अपने पे अप्लाई नहीं करते, दूसरे पे अप्लाई करने लगते हैं। तो हमको वो सभी लोग दिखाई देने लगते हैं जो हमारे चाहने पे शंका करते। भैया इसको खुद में देखा ना, तो मतलब पहले शेयर किया या जब चाहना और इसके मतलब इन्फॉर्मेशन पता चला तो 2-3 बार घर पे ट्राई भी किया, तो इमिडिएटली कोई घटना घटी तो सामने वाले के प्रति इतनी गहरी मान्यता बनी हुई कि भैया अभी कितना भी ट्राई करे तो विचारों में भी उनके प्रति उनकी चाहना नहीं देख पाते। मेरे साथ तो बहुत होता है, अभी विचारों में भी सोचो तो भी उनकी चाहना नहीं देख पाती हो। और समय लगता है, मतलब बाद में बैठ के जब विश्लेषण करते हैं तब जरूर साफ साफ दिख जाता है ये तो चाहना की समस्या थी, नहीं थी, योग्यता की थी। और जिस क्षण दिखता है उस क्षण आराम में आ जाते हैं, लेकिन जिस क्षण घटना घट रही होती है उस टाइम सब भूल जाते हैं। उस समय पुराना वाला मान्यता ऑपरेट हो रहा होता है तो तुरंत ध्यान में आता नहीं है और फिर आग बबूले हो जाते हैं। कई बार गुब्बारा फट जाता है, कई बार फटते फटते बच जाता है, बट अंदर तो बेचैन हो जाते हैं। तो थोड़ा समय और लगता है और गहराई से इसको देखना ही पड़ता है। उसका कारण वही है कि ज़्यादातर जब हम इस वर्कशॉप से गुजर जाते हैं उसके बाद भी कौन कौन व्यक्ति का चाहना हमारे प्रति ठीक नहीं है उसके विश्लेषण पे ज़्यादा समय बीतता है। तो हमारे पास उन लोगों की लिस्ट लंबी बन जाती है जो मेरे चाहने पे शंका करते हैं, उनकी लिस्ट बन जाती है, लेकिन मुझे किसके किसके चाहने पे शंका है ये लिस्ट जल्दी बना नहीं पाते। जैसे अभी भी बैठे हैं, आपसे कहें कि आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, कौन कौन आपके चाहने पे शंका करता है, आप बड़ी आसानी से वो लिस्ट डेवलप कर देंगे। आपको किसके किसके चाहने पे शंका है तो शून्य दिखाई देने लगता है, पेज पे कोई नाम याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के व्यवहार से आप इरिटेट तो हो ही रहे होते। और IIT में एक बार ऐसी वर्कशॉप चल रहा था तो एक महिला जो है वो वर्कशॉप की पूरा आखिरी दिन उन्होंने बोला कि हमको एक बड़ी बात इस वर्कशॉप से समझ में आई कि परिवार में जो विश्वास है वो चाहना और करने के अंतर की स्पष्टता पे निर्भर है। सामान्यतः मेरे से परिवार में जो देखती थी कि गलती ये होती थी कि बार बार एक दूसरे के चाहना पे शंका करके चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता था और वहीं से पूरा दिन खराब होता था। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की तो बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। मुझे दिख गया कि मेरे पति बार बार मेरे चाहना पे शंका करके चिल्लाते रहते हैं, उससे रोज़ घर में झगड़ा ही शुरू होता है। अब मुझे उपाय भी समझ में आ गया है कि अगले 3-4 महीने में पति को किसी तरह से तैयार करके लाना है और उनको भी ये वर्कशॉप कराना है कि उनको भी ये ध्यान चला जाए कि चाहना अलग है और करना अलग है। तो शंका करना वो बंद कर देंगे तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, बाकी सब ठीक है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं, बच्चे भी ठीक ही हैं, वो इतनी ही पीड़ा है। गई वो और पूरा घर पे मेहनत किया, है ना। अच्छा, पत्नी ठान ले कि पति को लेके आना है तो पति के पास बहुत स्कोप भी नहीं बचता वो फिर घेर घार के अगले वर्कशॉप पे ले आई। उन्होंने किया वर्कशॉप करने के बाद चौथे दिन जैसे आज चर्चा हो रही ना, वहाँ भी चौथे दिन ऐसी लंच में चर्चा खत्म हुई इस पर चाहने करने। तो लंच में बाहर निकले, सबसे पहले पत्नी को फ़ोन मिलाए। फ़ोन मिला के बोलते हैं कि बढ़िया बात पकड़ में आई है अपने को, है ना, अपने घर की समस्या पकड़ में आ गई। तो पत्नी काफ़ी खुश हुई, अब तो उनको भी अनुमान था। उन्होंने पूछा क्या समझ में आया, तो बोला तुम ना मेरे चाहने पे बहुत शंका करती है ना, पता नहीं पूरा वर्कशॉप करके गई, तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया इस पर, है ना। अभी पूरा गेम ऐसे चलता है ना कि जब हम वर्कशॉप करते हैं तो हमको दिखता कौन कौन हमारे चाहने पे शंका करता है। जब वो वर्कशॉप करने आता है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है कि कौन कौन उसके चाहने पे शंका कर रहा है। अच्छा, ये आपको दिख भी गया, इससे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ आप में? आप तो वहीं के वहीं खड़े रहे ना,
आपको 2-4 बार दिख गया कि आप भी दूसरे के चाहने पे शंका कर रहे हैं, तब आप अपने में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर सकते हैं, अन्यथा वो हो नहीं पाता है। तो जैसे अभी आपसे कहूं कि 2 मिनट का समय लीजिए और पिछला 1 सप्ताह याद करिए, कितने लोगों के ऊपर के चाहने पर आपको शंका हुआ। अगर आप उनके नाम लिखना चाहें तो लिख पाएंगे क्या? पिछले सप्ताह भर में कितने लोगों के चाहने पर शंका हुआ आपको, अर्थात कितनी बार लोगों पे गुस्सा किए, कितनी बार इरिटेशन हुआ। अगर उसको रिकॉल करना हो तो रिकॉल कुछ कर पा रहे? इससे पहले भी 2-3 सदस्य ऐसे थे कि परिवार में कि हाँ ऐसा लगता था कि शायद ये ऐसे ही हैं, मतलब, लेकिन अब जब चीज़ें क्लियर हो रही है तो अब उनका भी योग्यता का पता चल पा रहा है कि वो मैं उनको चाहना में डाल रहा था, जबकि वो योग्यता की और मेरी खुद की भी। बाकी लोगों को क्या स्पष्ट हो रहा है? जी बताइए, माइक थोड़ा इधर पास कर। भैया इसमें जो ज़्यादा जो चाहना पे शंका हो तो अपनों के नियर बाई वाले लोगों पे ही हो पाती है, जो अपने आसपास होते हैं। तो मेरे भी 2 लोगों पे मेरा ऐसा ज़्यादातर रहता है, एक मेरा छोटा वाला भाई है, एक और घर का ही सदस्य, तो उस पर ज़्यादा होता है कि तू चाहता ही नहीं है ऐसा कर रहे हैं, या अगर पढ़ना भी चाहता तो अच्छा पढ़ने नहीं चाहता है तो ये बार बार ऐसा होता रहता है। कभी कभी फिर होता भी है कि चाह तो रहा है, करना तो चाह रहा है, पढ़ने भी जाता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, तो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन बार बार ऐसा आता है। बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? भैया जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अगर बहस भी हो जाती है या फिर गुस्से में कुछ आवेश में कुछ बोलने में आ जाता है, थोड़ी देर बाद पता चल ही जाता है, जैसे 2-3 शिविर कर लिया, थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि नहीं गलती तो थी मेरी, हल्की फुल्की उनकी भी योग्यता में कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी उनके चाहना पे डाउट कर लिया था। लेकिन जब वापस बात करने जाते हैं या फिर बात करने का कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। हो सकता हो कि वो, जैसे मेरे साथ हुआ था कि पहले भी मैं मेरे अंकल उनसे बात करने गया था चाचा से, तो उनका रिस्पॉन्स कुछ उल्टा था कि उनको लगा कि कुछ ऐसा कुछ काम है इसलिए आया है। तो जब वो वाली बातें आप भी सोचते तो सोचते हैं कि नहीं इससे अच्छा तो रहने देते हैं, कुछ काम है नहीं वैसे भी, तो अभी बात करने जाएंगे और उल्टा सोचेंगे तो इससे अच्छा कार्यक्रम, तो ऐसी स्थिति में फिर कार्यक्रम बनाते ही नहीं और फिर बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। अगर जब पता तो चल ही जाता है कि नहीं उनकी योग्यता में कमी थी थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी बात करने का कार्यक्रम नहीं बना पाते हैं। तो धीरे धीरे अभी बना इसलिए भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी संबंध को भी बहुत जिम्मेदारी से स्वीकारे नहीं है ना। तो जाकर माफ़ी मांगना ये मुद्दा नहीं है, माफ़ी मांग लेने भर से भी कुछ निकलता नहीं है। माफ़ी मांगने से तो ज़्यादातर कई बार दूसरे का अहंकार ही बढ़ा रहे होते हैं, अनटिल अनलेस उसका ठीक ठीक नियम पे ध्यान न चला जाए। तो मुद्दा माफ़ी मांगने का नहीं है, जाके मुद्दा उससे जैसे पहले झगड़ जो भी हुआ झंझट, उससे पहले जिस तरह का व्यवहार था हमारा व्यवहार वैसा बना रहे, और ये ध्यान बना रहे कि भाई अगली बार हमको डाउट नहीं करना जैसा अभी किया हमने। पुराना गड्ढा खोदने की कोई ज़रूरत थोड़ी है कि जाके ऐसा हुआ वैसा हुआ ये एक्सप्लेनेशन करें, है ना। आप क्या पुराना गड्ढा खोदने के जाके उसको सब साफ करना चाहते हो, उससे होता नहीं कुछ। तो इतना ध्यान रहे कि पीछे उस घटना के पहले जिस तरह का व्यवहार था आगे भी उस तरह का हमारे तरफ से व्यवहार बना रहे। अगर वो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि भाई उस समय क्या घटा था, बात करते हैं तो बता दें कि भाई उस समय हमारा ध्यान इस तरह से यहाँ चला गया इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया, आगे कोशिश करूँगा कि नहीं जाए। पूछते हैं तो, अन्यथा उस सबको खोदने का माफ़ी मांगने का कोई बहुत आवश्यकता नहीं है वहाँ, है ना। अच्छा, माफ़ी मांग के भी आप यही एश्योरेंस देना चाहते हैं कि भाई ध्यान हट गया था आगे ध्यान रखूंगा, तो वो कहे बगैर भी हम रख सकते हैं। तो उसका बोझा क्यों ले रहे हैं सर पे, वो बात ठीक भी नहीं है। हमारा व्यवहार जैसा पहले था वैसा वापस हो जाए, है ना। उस क्रम में ये जरूर हो सकता है कि कुछ क्षणिक व्यवधान उनके तरफ से आए, है ना, वो आएगा ही, वो हाथ हुए तो थोड़ा आएगा भी, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाता। बताइए, इस पर कोई प्रश्न है अगर आप लोगों की तरफ तो बताइए। आपने कहा कि माफ़ी मांगने से बात तो ठीक है आपकी, कह रही है कि सामने वाले का अहंकार पुष्ट होगा कि देखो मैं ठीक ही था, तो फिर माफ़ी मांगने के बजाय व्यवहार को हाँ नॉर्मल रखा जाए। जैसा सही व्यवहार हम सोचते हैं
कि भाई ऐसी होना चाहिए था, हमारा ऐसा नहीं कर पाए, वैसा व्यवहार करना जारी रखा जाए। माफी मांग लेने भर से कुछ समझ में थोड़े आ जाता है, क्या समझ में आ जाए। अच्छा, हम 10 बार माफी मांगे, 10 बार वही गलती करें, फिर वो माफी का मतलब भी खत्म हो गया। जैसे आजकल वो बहुत पॉपुलर टर्म हो गया बहुत दिनों से, सॉरी। एक ही बात के लिए 100 से अधिक बार सॉरी बोले होंगे, फिर उस सॉरी का मतलब क्या है? सर यदि मतलब किसी कारण से कम्युनिकेशन ही इंटरप्ट हो गया है आपस का, तो उस समय तो जो पुराना जो हुआ है जिस कारण, वो तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी ना। वही कम्युनिकेशन ही रुक गया है। कम्युनिकेशन रुक गया है जहाँ पर, है ना, वो एक केस है। एक केस जहाँ अभी सब कम्युनिकेशन ठीक चल रहा है, बीच बीच में व्यवधान आ रहा है, और एक केस जहाँ अभी व्यवधान नहीं है। तो जहाँ व्यवधान नहीं है वहाँ तो होशपूर्वक जिया जाए कि व्यर्थ में उसके चाहने पर शंका करके व्यवधान न पैदा किए। दूसरा, जहाँ थोड़ा बहुत है वहाँ अब आगे होशपूर्वक जिया जाए कि अब हमारे तरफ से तो वो धीरे धीरे खत्म हो। चौथा, तीसरा, जहाँ पर कि व्यवधान हो चुका है, एकदम दीवार बन गई है ना, तो वहाँ पर भी अगर सीधे सीधे अभी कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है ना, तो कम्युनिकेशन शुरू कर लिया जाए, है ना। अन्यथा हमारे व्यवहार और भाव में तो सॉफ्टनेस बनी रहे। कम से कम ये दिख जाए कि ये प्रॉब्लम उसके चाहना की रही होगी, योग्यता की रही होगी, व्यर्थ में चाहने पे शंका करके हम चिल्लाए थे, है ना, या वो चिल्लाया था, ये दिख भर जाए तो वो जो कठोरपन रहता है ना अंदर, उसको लेकर के प्रतिक्रिया रहती है, विरोध का भाव रहता है, वो पहले खत्म हो। वो जैसे जैसे खत्म होता है हम अपने में नॉर्मल होते हैं। उसका चेहरा देख के जो व्याकुलता आती है ना, वो नहीं आती, पहले तो वो खत्म हो। वो खत्म होता है तो जैसे जैसे उसको देखकर हमारे में व्याकुल होकर चेहरा बिगड़ता था, वो प्रक्रिया वैसे ही चलता रहता है या बदल जाता है? वही तो, जैसे दूसरे को देखकर जिसके प्रति हम में विरोध है, उसका चेहरा देखकर हम आराम में रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और उस व्याकुलता में हमारा चेहरा ठीक ठाक बना रहता है, बिगड़ता है? वो तो उसको दिखता ही है ना, पूरा भाव भंगिमा दिखता है। अगर सिंपल हमारा भाव विचार भी उसको देख के ठीक होने लग जाता है, तो चेहरे की जो सिकन पड़ती थी, आंखें चुराते थे, वो वैसे ही रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल होगा, और ये उसको दिखेगा। तो धीरे धीरे वो हमारे प्रति जो उसके अंदर खटास थी वो धीरे धीरे कम होता है ना। फिर कोई पॉइंट ऐसा दिखता है अपने को कि अब संवाद शुरू हो सकता है, तो संवाद कर लेना चाहिए। उसमें क्या करके जो भी चर्चा है बता करके उसको क्लियर कर लेने में प्रॉब्लम क्या है। और अगर मतलब चेहरा देख मतलब दूर हो, कहीं दूर के रिलेटिव हो, उस कंडीशन मतलब तो ठीक है, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, बाकियों के साथ तो ठीक कर लीजिए जब अवसर बनेगा तब कर लेंगे, ऐसा भी क्या है। आपके अंदर जो स्पष्टता है वो तो हो जाए कि भाई अब मेरे भाव विचार में नहीं रहा उसको लेकर, जब मिलेगा तो कम्युनिकेट कर लेंगे, बाकियों के साथ तो ठीक हो जाए। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, भले वो सामने नहीं है, लेकिन अगर आपके भाव विचार में उसको लेके विरोध है, उसके चाहना पे शंका है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो उसे भी जानता है और आपको भी जानता है। अगर उसने गलती से उसकी कोई बात छेड़ दी और उसकी कुछ कमी बता दी और आपके भाव विचार में विरोध है, तो आप कमियों में 10 कमियां और जोड़ देते हैं। अच्छा, आपका अगर साफ है, कोई स्पष्टता डाउट नहीं है अब चाहना पे, अब उसने कमी भी बताई, तो फिर आप अब जो बात उसके बारे में रखते हैं कि भाई पहले मेरे को भी ऐसा लगता था लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, पहले ऐसी संभावना थी अब मुझे ऐसा दिखता है, ये जो संवाद उस आदमी के साथ हुआ ये भी कहीं ना कहीं उस तक पहुंचता है नहीं? इस कंडीशन में पेशेंस की जरूरत। वही, वो पेशेंस आएगा कहाँ से कि हमको अपने भीतर दिखे कि उस आदमी के चाहना पर जो शंका था वो अब हमको, ये स्पष्टता के बगैर पेशेंस भी नहीं आ सकता। आप किसी के चाहने पे शंका करते रहो और पेशेंस करके अपने गुस्से को कितने देर रोक लोगे? कितने देर रोक लोगे? है वही, थोड़े देर रोक लेंगे फिर वो ब्लास्ट होता है, बहुत क्षमता होती नहीं फिर उसको रोक पाने। तो इसकी स्पष्टता के बगैर तो पेशेंस भी लाना कठिन है। ये केवल निश्चित संबंधों में होता भी है, केवल निश्चित संबंधों में ही विश्वास हो पाएगा कि धीरे धीरे जैसे आप सब यहाँ मेरे साथ बैठे हैं जी, आप सबसे तो 4 दिन पहले पहली बार ही मिला हूँ, यहाँ से जाने के बाद अगली बार कब मिलूंगा ये भी तय नहीं, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे
तो मैं अगर स्पष्टता से देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से मेरा चाहना अलग है, योग्यता अलग है, वैसे ही आपका चाहना अलग है और योग्यता अलग है, तो ये देख कर तो विश्वास का मैं आप पे भी कर ही पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। नहीं, जैसे अभी 7 दिन के लिए यहाँ आए तो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के आएंगे, फिर बंद करके आए विश्वास करके? वे पड़ोसी हैं, रात दिन मिलते ही हैं। वही, उससे भी आसान उदाहरण ये है कि अब यहाँ से वर्कशॉप करके जा रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन में सामान छोड़ करके सबको देखने चल दें कि सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, सबका चाहना एक ही तरह है। लौट के आए, सामान गायब। फिर वापस जो है सुनील भैया को फोन करें कि अब हमारा हर्जाना भरो। अब झंझट है। देखिए यहाँ क्या बात कही जा रही है, यहाँ तक कि मैं अपना चाहना और अपनी योग्यता का भी आकलन कर रहा हूँ, आपकी चाहना और आपकी योग्यता का भी आकलन कर रहा हूँ। तो मुझे ये स्पष्टता तो हो रही है क्या स्पष्टता हो रही है कि जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी होना चाहता हूँ, वास्तव में आप भी उसी तरह सुखी होकर सुखी ही करना चाहते हैं। मुझे अपने बारे और आपके बारे चाहने पे जो स्पष्टता हुई, इसके आधार पर मुझे अपने चाहने पे भी विश्वास हुआ और आपकी। लेकिन आपके साथ जब मैं जीने का कार्यक्रम बनाने जाऊंगा तो सिर्फ चाहने के आधार पर ही बनाऊंगा कि योग्यता का आकलन भी करूंगा, अपनी योग्यता का भी और आपकी योग्यता, और कार्यक्रम तो दोनों की योग्यता के आकलन के योगफल में बनेगा। अगर ये ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ फेल होऊंगा और कार्यक्रम भी फेल होगा। तो कितना भी हमको चाहने पर स्पष्टता हो जाए, फिर भी जीने के कार्यक्रम का आधार चाहने पे होगा कि योग्यता पे होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो योग्यता तो मैं जांच ही रहा हूँ। तो किसी भी जगह पे, यहाँ हो, बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी सिर्फ चाहने के आधार पर आप कार्यक्रम बनाने जाएंगे तो फेल होने की काफ़ी संभावना है। फिर भी उस विश्वास का क्या बनवा? उस विश्वास का मतलब ये हुआ कि हमको चाहने पे तो स्पष्टता हो गई, आपके भी और हमारे भी। तो हम स्पष्ट हैं, आप भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी सुखी होकर सुखी होने में सहयोग करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। अब आप में जितनी योग्यता है उतना आप कर पाते हैं, मेरे में जितनी योग्यता है उतना मैं कर पाता हूँ। इसका मैं अनुमान लगाता हूँ और कार्यक्रम बनाता हूँ, है ना। तो अगर सही सही अनुमान लगा लिया तो कार्यक्रम चल जाता है, और अगर योग्यता का अनुमान लगाने में गड़बड़ हुआ तो कार्यक्रम फेल होता है। ऐसे में फिर आप पे चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, मैं वापस अपनी और आपकी योग्यताओं का ठीक से मूल्यांकन करके कार्यक्रम को पुनः डिफाइन करता हूँ, और अगर हम दोनों के पुनः डिफाइन करने से कार्यक्रम चल जाता है तो अच्छा, नहीं तो तीसरे का सहयोग ले लेता हूँ। योग्यता का आकलन करना दूसरे पे शंका करना है क्या? योग्यता का किसी का आकलन करना ये उसके ऊपर विश्वास पे शंका करना है क्या? नहीं। चाहने पे शंका करना ये उसके ऊपर विश्वास पे शंका है। चाहने पे स्पष्टता हो गई तो भी मुझे योग्यता का आकलन तो करना ही पड़ेगा कि भाई आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उत्तर उस भाषा में दूं, आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो जिंदगी का कार्यक्रम सिर्फ चाहने के आधार पे बनेगा कि योग्यता का भी आकलन उसका भाग होगा। ये तो ये विश्वास अधूरा विश्वास नहीं हो गया। जब ये तो सामने वाला निरंतर सुखी होना चाह रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन जब उसकी योग्यता देख रहे हैं तो हमें उस पर शंका हो रही कि वो चोरी भी कर सकता है या अविश्वास हुआ उस पर। तो ये अविश्वास नहीं है। ठीक ढंग से देखेंगे तो हमको ये तो स्पष्टता है कि ये सुखी होकर सुखी होना चाहता है। हाँ। लेकिन योग्यता की स्थिति यह है कि जिंदगी का सारा सुख किसमें ढूंढ रहा है? सुविधा में, संवेदना में। हाँ। ये संबंध और समझ पे उसका ध्यान नहीं है, हाँ। है ना। तो वो आदमी सुविधा अपनी मेहनत से भी जुटाएगा, छल कपट से भी जुटाएगा, हाँ। कहीं मिल जाएगा तो छीन के भी लेके जुटाएगा। तो उसको जब तक ये स्पष्टता नहीं हो रही है कि ये तीनों जरूरी है ना, तो या तो मैं उसके साथ इस भाव से बैठूं कोई बात नहीं, ले गया है ना, हमसे अधिक उसको जरूरत थी, है ना। लेकिन उस दृष्टि से देखने जाते हैं तो उस बेचारे की हालत क्या है, वो तो टूटा हुआ गिलास भरने में लगा है। आप घर बेच के भी दे दीजिए, उसका गिलास नहीं भरने वाला है ना। पूरी पृथ्वी किसी से छीन के दे दीजिए तब भी नहीं भरने वाला।
ये दिख जाता है कि भाई योग्यता की ये हालत है उसकी, तो क्या करें फिर? हम सजग हो जाए उसके साथ। तो ये तो देख ही लें आप अपने तरफ से भी कि भाई बिना योग्यता के आकलन के किसी के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो सफल हो जाएगा क्या? नज़दीक से नज़दीक भी, अभी परिवार में भी कह रहा हूँ, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, या वहाँ भी योग्यता का आकलन करना ही पड़ेगा। जो आपने बताया कि किसी का जो प्रोग्राम है वो बी वाले में है पूरा, और समझ में आ गया कि उसका ग्लास सेकंड पोजीशन में है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसकी योग्यता देख करके प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पर ये भी ध्यान रहे कि उसका चाहना भी कुछ है। हाँ, तो भाई सुखी होना तो वो भी चाहता ही है ना, चाहता है, उतना तो मेरा उसका कॉमन है जी। उसके लिए उसको लगता है कि संवेदना और सुविधा से हो जाएगा, मुझको लगता है वो भी एक भाग है, लेकिन सम्मान और ये वाला भी एक भाग है, संबंध वाला भी। लेकिन घोर सुविधा में डूबे हुए आदमी से भी अगर नॉर्मल स्थिति में चर्चा हो रही है, जब बहुत परेशान नहीं है, तो उससे पूछते हैं कि भाई खाली सुविधा ही माध्यम है कि संबंध में भाव भी माध्यम है? क्या उत्तर आता है? संबंध में भाव भी है, आता ही है, आता है। लेकिन चूंकि भाव की समझ नहीं हुई है इसलिए उसका सुख भी नहीं मिला उसको। हाँ। अभी तमाम लोगों के चाहने पे शंका बनी हुई है, उसकी व्याकुलता बनी हुई है, उसको स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है कि चाहना और करना एक ही बात है कि अलग अलग है। अब उस व्याकुलता से दूर भागने के अलावा या अपने को संवेदना में उलझाने के अलावा उसको रास्ता नहीं दिखता जी, है ना। तो ये हमको दिखता है, तो फिर हम उसके साथ समय तक संबंध पूर्वक जब रहते हैं तो उसकी आश्वस्ति हम पर होती है जी। संबंध पूर्वक रहने का मतलब हम व्यर्थ में उसके चाहने पे शंका नहीं करते। हाँ, चाहने पे शंका नहीं कर रहे भैया। उसके आधार पे जब जीते हैं ना, तो जो आश्वस्ति हमको उसको हमारे साथ जीने में मिलती है, उसको फिर हमारे साथ विश्वास का सुख उसको मिलता है। जो कुछ दिन आप आश्वस्ति के साथ जिए, उस विश्वास का सुख उसको मिलता है, उससे वो आराम में आता है। तो उसको दोनों तरह के सुख का आस्वादन होता है, संवेदना वाला भी और आपके साथ मिलने वाले विश्वास के भाव का भी। लेकिन उसमें कभी कभी उल्टा ये होता है भैया कि वो हमारी चाहना पे शंका करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी योग्यता उसमें भी है, समझ की बात भी नहीं आ रही है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। हम हो सकता है पहले दिन भर में 25 बार किसी के चाहना पे शंका करते हूँ, अब 2 बार करते हूँ, तो हमको लगता हो कि हमने तो अब कम बंद कर दिया है, लेकिन उसको वो 2 बार वाला दिखता रहता है। पहले भले बहुत जोर से चिल्ला रहे हो, अब बड़े स्टाइल से मुड़ जाते हैं, झल झटक देते हैं, लेकिन ये उसका रिएक्शन तो उसको पकड़ में आता है। भले हम पहले घंटों चिल्ला देते थे, लेकिन अब हम जिस ढंग से हमारा वो बदलता है चेहरे का एक्सप्रेशन, पहले जैसा भले ना हो, लेकिन उसमें कुछ क्षणिक शिफ्ट होता है जो हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको तो पकड़ में। तो आप भले 25 बार में अब 2 बार पे आ गए हैं, तो एक उपलब्धि हुई है, और एक छोटी उपलब्धि नहीं है। बड़े बड़े रिएक्शन की जगह छोटे छोटे रिएक्शंस हो गए हैं, बड़ी उपलब्धि हुई है। लेकिन अभी भी ये जगह बची हुई है जिसकी अतृप्ति उसको हो रही है, इसलिए उसकी ये आश्वस्ति अभी बन नहीं पा रही। नहीं भैया, आश्वस्ति नहीं बनने में उनके जो बाकी संबंध हैं, जो फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं देखिए फिर कहूँगा, ब्रेक के पहले भी मैं प्रश्न को समझ रहा हूँ आपके, ब्रेक के पहले भी इस पर चर्चा हो रहा था। जब तक मेरे और आपके बीच में एक दूसरे के चाहना पे शंका नहीं है, तब तक बाकी फ्रेंड्स के दिए गए शब्द और इनपुट का इंसर्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता। रत्ती भर भी अगर हम दोनों में चाहना पे शंका है, तभी कोई तीसरे आदमी के दिए गए इनपुट का स्थान है, तभी स्थान ही तभी है। नहीं बट भैया, जैसे पहले समझ नहीं थी, तो जो भी उनकी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं या जो भी उनकी जिस तरह के भाव हैं, उसकी हम पूर्ति कर रहे होते हैं, ये मान करके कि ये पूर्ति कर देने से संबंध बना रहेगा। लेकिन जब समझ आती है, हम देख पाते हैं कि ये ग्लास नीचे से टूटा हुआ है और लेवल बी, वहाँ जो बी आपने दिखाया वहाँ जीना हो रहा है, तो हम समझ के साथ एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपने बोला उसकी समझ अपनी, उसकी योग्यता और हमारी योग्यता के अगर अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे, वो जो प्रोग्राम बनता है तो उसको शंका शुरू होने लगती है कि अब आप प्रोग्राम जो बनेगा उसको भी संबंध समझ में आ जाए, प्रोग्राम उसके लिए बनेगा,
उसके लिए भी बनेगा, या प्रोग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हमको जितना समझ में आया है उतना सुविधा का प्रयोग तुम करो। आ रहा हूँ एक मिनट। उसको भी संबंध समझ में आ जाए, उसको भी सुविधा की आवश्यकता की पहचान समझ में आ जाए। इस पूरे का प्रोग्राम बनेगा, या प्रोग्राम इस बात का बनेगा कि मुझको समझ में आ गया सुविधा की आवश्यकता इतनी है, अब प्रोग्राम तुम्हारे लिए इसके आधार पे बनेगा। कौन सा वाला प्रोग्राम बनेगा? नहीं, प्रोग्राम में दोनों का कंसिडरेशन होना ही चाहिए। प्राथमिकता पे क्या होगा? प्राथमिकता में तो जिसको समझ आया है वो ही प्रोग्राम को डिसाइड करेगा। थोड़े समय कुछ हो सकता है कि विरोध का भाव उसमें चले, लेकिन आगे जाके उसको भी समझ में आ सकता है। अगर हमारा जो भाव है और हमारा जो व्यवहार है अगर वो निश्चित बना रहता है तो समय के साथ उनको भी समझ में आ सकता है। वही कह रहा हूँ, संबंध में कुछ करना चाहते हैं हम, या तो सुविधा दे के या सुविधा को रोक के। उस दोनों ही प्रक्रिया से संबंध समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। हाँ। तो चाहे हम सुविधा बढ़ा के किसी को समझाना चाहते हो या सुविधा को रोक के समझाना चाहते हैं, दोनों विधि काम नहीं करने वाली। नहीं, उसमें बैलेंस ही होगा भैया। वो तो जो अभी भी बात जो हो रही है किस पे हो रही है? सुविधा को बैलेंस करने का। जबकि समस्या का हल किससे निकलेगा? हम संबंध में कुछ सुधार करना चाहते हैं, किसके माध्यम से? जबकि ये जो कुछ भी होगा वो किसके माध्यम से होगा? नहीं, संबंध में भी भैया भाव को भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस फीलिंग के साथ ही हैं। विश्वास, रिस्पेक्ट और स्नेह है, तीनों को एस्टेब्लिश करते हुए, साथ में फिजिकल फैसिलिटी का भी बैलेंस करते हुए। तो अगर विश्वास, सम्मान और स्नेह तीनों है जी, तो सामने वाले की स्वीकृति कंडीशनल होगी कि अनकंडीशनल होगी? सामने वाले को विश्वास, सम्मान और स्नेह की डेफिनेशन अलग हैं। अभी उसकी डेफिनेशन को छोड़ दे रहे, अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे जी। अभी तो हम अपने डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जी, कि हमको अगर किसी के साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह समझ में आ गया है, हम उस व्यक्ति की स्वीकृति अपने में कंडीशनल बनाएंगे कि अनकंडीशनल? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। अब सुविधा का वो कितना प्रयोग कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कितना उसमें डूबा है, कितना नहीं डूबा है, अब संबंध को स्वीकारने के अर्थ में वो मुद्दा ही नहीं है। हमारी स्वीकृति तो बनी रहेगी जी, है ना जी। लेकिन उसके कारण अगर हमारी स्वीकृति पे कुछ बदलाव आ रहा है और ऐसा उसको भासाभास हो रहा है, भैया उसको उस तरह की समझ नहीं कि वो राइट इवैल्यूएशन कैसे करेगा। ये जो उसको समझ नहीं है कि राइट इवैल्यूएशन नहीं करेगा, ये आपका उसके बारे एक तरह का मानना है। नहीं भैया, उसका इवैल्यूएशन का मेथड ही वही है कि जो उसने जो चाहा है फिजिकल फैसिलिटी के बारे में वो उनको मिलता रहे निरंतर। ये सबको अभी बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। घोर से घोर सुविधा में डूबे हुए व्यक्ति से भी अगर पूछेंगे ना, तो सिर्फ सुविधा की ही उसको अपेक्षा होती है कि भाव की भी? और सिर्फ सुविधा और भाव की ही अपेक्षा होती है या आसपास की रियलिटी को सही समझना भी चाहता है? हाँ, आसपास की रियलिटी को सही समझने वाली बात जब आ जाती है तब तो चेंज ही हो जाता पूरा मामला ही। वही कह रहा हूँ, तो चाहता तो हर आदमी तीनों ही है, लेकिन हम ये जो मान लेते हैं किसी के बारे की वो समझना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ सुविधा के आसपास ही घूम रहा है, मात्र इतने के कारण कि हमारा चिपकाव सुविधा से कम है और उसका हमारी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। इतने भर से किसी के बारे जो आकलन बना रहे हैं, ये आकलन सही आकलन है कि नहीं, इसको थोड़ा समय लेकर और सोचिए। ऐसा तो नहीं कि उसके छोटे भाग का ही आकलन कर रहे हैं। ये बात जरूर हो सकता है कि हमारा चिपकाव रिलेटिवली कम है, उसका चिपकाव रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संबंध में उसको स्वीकार नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसको आसपास की रियलिटी को समझना नहीं चाहता। उसमें भी कुछ रेशियो आपकी और उसका कम ज़्यादा हो सकता है। इतना अभी आपकी तीव्रता होगी, उसकी इतनी होगी, है ना। लेकिन ये संबंध बीच में ठीक ढंग से जिम्मेदारी पूर्वक रहता है तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए स्कोप दे पाते हैं। आपकी तीव्रता समझ की ज़्यादा बन गई है तो आपको समझने के लिए वो अधिक स्कोप दे पाता है। उसकी तीव्रता अभी सुविधा से सुख पाने वाली ज़्यादा बनी हुई है तो आप उसको थोड़ा सुविधा के लिए भी स्कोप दे पाते हैं। तो दोनों जो संस्कार जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को उनके संस्कार के इसको अनुरूप थोड़ा स्कोप दे पाते हैं।
उस पर आदमी अपने ढंग से कुछ प्रयोग करता है, धीरे धीरे निष्कर्ष निकालता है और फिर उभर के बाहर आता है ना। उस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत सुविधा जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो बचा रहता है, निकल के आता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और हम सभी अपने अपने संस्कार के हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा थोड़े नहीं कि कोई वो व्यक्ति ही स्ट्रगल कर रहा है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। उसके फसावट के जड़ अलग हो सकते हैं, हमारे फसावट के जड़ अलग हो सकते हैं। हमको उसके वाले बहुत तीव्र दिखते हैं, अपने वाले नहीं दिख पाते हैं, लेकिन कई जगहों पे हमको भी वो झेल रहा होता है। जो हमारा दोस्त होता है कई जगह पर खाली हम ही उसको थोड़े झेल रहे होते हैं, हमारे भी संस्कारों की फसावट के कारण वो भी हमको झेल रहा होता है कई जगह। जी सर, जैसे ये तो एक अलग क्षेत्र हो गया संबंधों का, जिसमें चाहना और योग्यता की बात है, पर एज ए स्टूडेंट जो अपने करियर में है उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, गोल्स होते हैं और चाहना होता है कि ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है, पर जब वो उसे करने का, एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि करे या फिर नहीं करे, मे बी इट कॉल एज लेजीनेस। तो सर वो योग्यता को कैसे बढ़ाए कि उसे एग्जीक्यूट करना ही है जो प्लान्स बनाए हैं? ठीक ढंग से देखेंगे तो जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं उस प्लान को भी किनारे हटा दें तो मुख्यतः तो आपका चाहना सुखी होने का है। आपने जो प्लान बनाए हैं वो आपके सुखी होने से कनेक्ट हो रहे हैं, ये अगर आपको साफ साफ दिखता है तो उस प्लान के प्रति कमिटमेंट बढ़ता है कि कम होता है। जब तक ये नहीं दिखता है कि वो मेरे सुख से कनेक्ट हो रहा है तब तक घर वालों को बार बार याद दिलानी पड़ती है, ये कर ले, लेकिन हमको दिख जाए कि हमारे सुख से जुड़ रहा है। जैसे अगर किसी को मोबाइल पे गेम खेलना अपने सुख से जुड़ के दिखता है तो घर वालों को याद दिलाना पड़ता है, बहुत देर हो गई गेम नहीं खेला, खेल ले, या याद बना रहता है ना, फिर वो अपना अवसर ढूंढ लेता है। तो जो भी प्लान हम बना रहे हैं अगर वो हम अपने सुख से जोड़ के उसको देख पा रहे हैं तो हमारा उसके प्रति निष्ठा और कमिटमेंट बना रहता है। फिर अगर हमारी योग्यता उसमें कम पड़ रही है तो हम किसी न किसी का सहयोग लेकर उसको फिर धीरे धीरे अपलिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो हमारे सुख से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है तो हम 50 बहाने ढूंढते हैं उससे बचने के और अपने को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जहां हमने अपने सुख को जोड़ रखा है। वहाँ हमको सब तरह की योग्य, छोटे बच्चे को देखिए ना, मोबाइल चलाना सिखाना पड़ता है क्या? वो सारा लॉक वॉक खोल लेता है ना, उसको अभी गिनती नहीं आती लेकिन उसको पता है ये बटन दबा के लॉक खुल जाता है ना? वो सुख से जोड़ भर लिया, अपनी योग्यता विकसित कर लेता, सब सर्च वर्च करना सब सीख गया है ना। बच्चा भाषा नहीं जानता लेकिन पता है ऐसे चलेगा, ऐसे बंद होगा, बैक होगा, देख ही रहे होंगे घर। तो अभी जो झंझट हम लोगों के साथ है कि हम जो भी कार्यक्रम चला कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, एक प्लान तो बना रहे हैं लेकिन हमारे लिए क्या सुख है उसको समझे बगैर, उस सुख के साथ हमारा प्लान कैसे सिंक्रोनाइज होगा उसको जोड़े बगैर, इसलिए रात दिन हमारे गार्जियन को ही हमको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा तुम्हारा सुख यहाँ है, तुम इधर जा रहे हो। अगर एक बार हम अपने सुख को ठीक से पहचान लें कि कहाँ से निरंतर सुख होगा, कहाँ से क्षणिक सुख होगा, कहाँ सुख का भ्रम है, ये हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए तो हम अपने प्रोग्राम का अलाइनमेंट ठीक ठीक बना सकते हैं और फिर स्वतः प्रेरणा आती है उस तरफ जाने की। नहीं भैया, मेरा क्वेश्चन उन सर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जैसे आपने बताया था कि जब हम प्रभावित नहीं होते, हमारे बेचैनी नहीं होती तो आगे वाला उसको नोटिस कर पाता और संवाद तक स्थिति जाती है। फिर पर इसमें 2 ऑप्शंस और भी आते जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था पर कंटिन्यू नहीं हो पाया था। मतलब वो ऐसे दिखने लग जाता है कि हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी से। मतलब हम सिर्फ मेरे को सिर्फ मैं स्वार्थी हो रही हूँ ऐसा दिखने लगे, मैं रूड हो रही हूँ। अगर मैं किसी, जैसे आप हमको समझा रहे हो, यहाँ पे कोई कुछ बोलता है, गुस्सा करता है तो आप उससे प्रभावित नहीं होते हो, तो या तो वो आपको और प्रभावित करने की कोशिश करेगा, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो आपको ज़्यादा दुखी करना चाहता है तो वो नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करे जब तक आप दुखी नहीं होगे, और या फिर वो आपको रूड या अहंकारी समझ ले। तो ये 2 कंडीशंस भी आती है, संवाद तक स्थिति नहीं जाती तो फिर ये 2 कंडीशंस में भी फंस जाते हैं। तो जो कल बात हो रही थी ना
इच्छा, विचार और आशा। इसकी क्रिया कौन सी थी? चित्रण की क्रिया, विश्लेषण की क्रिया, चयन और आस्वादन की क्रिया। ये पूरे को मिला के क्या नाम दे रहे थे? कल्पनाशीलता। ये सारा कुछ स्वयं में, मैं हो रहा है कि शरीर में हो रहा है? मैं में हो रहा है। और इसके नीचे जो हमारा व्यवहार कार्य तय हो रहा है, यहाँ से जो व्यवहार कार्य होने लगा, ये व्यवहार कार्य में सिर्फ मैं इन्वॉल्व है कि शरीर भी इन्वॉल्व है? शरीर भी इन्वॉल्व है। तो सारा क्रिया यहाँ हो रहा है ना, उसके आधार पर व्यवहार कार्य हो रहा है, एक घटना। अब जी, तो यहाँ हो रहा है उसके आधार पर। ये सारी बात कल हो गई थी। अब आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं इसे एक्सटेंड करता। अब कोई व्यक्ति है ना, घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसको रोज की तरह अपेक्षा थी कि घर के लोग चाय ऑफर करेंगे। उस दिन चाय ऑफर नहीं किया। ऑफिस से आया, पत्नी से रोज की तरह अपेक्षा थी कि वो चाय ऑफर करेगी। उस दिन चाय ऑफर नहीं की। तो एक स्थिति ये बनती है कि पति चिल्लाने लगता है, घर में कोई है भी कि नहीं, जिंदा भी है कि मर गए हैं, कहाँ है। अब ये घटना कैसे घट रही है? तो पति बाहर से आया, उसको किस चीज़ के आस्वादन था? चाय। तो ये चाय के आस्वादन की अपेक्षा थी और वो आस्वादन पूरा नहीं है। तो पति यहीं से रिएक्ट करने लगा। तो ये जो कर रहा है, यहाँ के आस्वादन मैच नहीं हुआ और यहीं से उत्तर देने लगा। इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया। तो आए बाहर से और चीखने चिल्लाने लगे, है ना। या कुछ नमकीन वगैरह बन के आया और उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो प्लेट ही पटक दी। ये सब क्या है? ये प्रतिक्रिया कब होती है? जब हम किस स्तर तक ऑपरेटिव होते हैं? चयन आस्वादन। हमें कोई आस्वादन की अपेक्षा है, वो पूरा नहीं हुआ, वहीं से हमने चीज़ों को रिप्लाई कर दिया। ये प्रतिक्रिया में संबंध ठीक चलते हैं, काफ़ी उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग जो शिकायतें कर रहे हैं वो किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं? प्रतिक्रिया की। आदमी थोड़ा होश में आता है तो विचार भी चलने लगता है। नहीं, विचार चलने लगा तो कौन सी क्रिया शुरू हो गई? विश्लेषण की। तो यहाँ तक जाता है फिर वो। तो लेट से चाय नहीं मिला, चाय नहीं मिला तो अब कुछ उल्टा पुल्टा जवाब बाहर नहीं देगा, भीतर कुछ विचार चलेगा। क्या हो गया, चाय नहीं आया? किसी का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया कहीं, पत्नी का, है ना? क्या बिगड़ गया? कोई दुर्घटना का न्यूज़ तो नहीं आ गया? मन तो ठीक है कि नहीं ठीक है? अब ये सब क्या चलने लग गए? विचार, विश्लेषण। अब एक बार ये विश्लेषण शुरू हो गया तो जिस तरह की प्रतिक्रिया पहले बाहर निकल रही थी अब नहीं निकल पाती, है ना। फिर ये आदमी अब अंदर अंदर तो बहुत कुछ चलाता रहता है लेकिन बाहर एकदम चुप दिखाई देता है। बाहर ही चुप है, भीतर चुप है क्या? भीतर तो बहुत सारा विचार चल रहा है ना। भीतर तो ये भी चल रहा है कि कुछ भी हो गया हो, बताना तो चाहिए था, ऐसा भी क्या है ना। यही बात इसका हमको समझ में नहीं आता है, अपने में ही दुनिया, है ना। तो ये जो अंदर चल रहा है, ये बाहर प्रतिक्रिया तो नहीं चल रही है, लेकिन ये प्रतिक्रिया कहाँ चल रहा है? अंदर चल रही है। तो प्रतिक्रिया ही इसमें भी चल रही है, लेकिन ये प्रतिक्रिया बाहर ना आकर के कहाँ रह रही है? ये दूसरे को नहीं दिख रही है लेकिन आप में तो चल रही है। आप उसको छुपा रहे हो, कवर कर रहे हो। दूसरे आदमी को यही कैसा दिखता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। यही चीज दूसरे को किस रूप में दिखता है कि आप उसको, अब ऐसे में वो आदमी हो सकता है कि कुछ और कमेंट करे आप पर, कुछ और प्रतिक्रिया बढ़ाए वो आदमी अपने पर, है ना, ताकि आपका ध्यान जाए उस पर। और आपका अगर ध्यान नहीं जाता है तो उसके प्रतिक्रियाओं से आपका ये इनसाइड रिएक्शन कम होता है और बढ़ता जाता है।
और बढ़ता है। अब आप सोचते हैं इसका चेहरा ना देखे तो ठीक है, इससे ना मिले तो ठीक है, इसकी कोई बात ना करे तो ठीक है, आप उसे और छटकटना चाहते हो। उसके बाद उसका आपके बारे मूल्यांकन और बढ़ता है कि आप और ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए, आप और घमंडी हो गए हो। ये संबंध को ठीक कर रहा है और बिगाड़ रहा है। तो एक तीसरी स्थिति आती है, अच्छा ये भी कुछ दिनों तक ही चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। और जब ब्लास्ट होता है तो जितना आपने यहाँ भर रखा है सब बाहर निकालते हैं, है ना, और बढ़िया तरीके से विस्फोट करते, परमाणु विस्फोट। बहुत दिन से झेल रहे हैं तुमको, आज बताते हैं। वही। और एक और इसका दुष्प्रभाव है, आजकल तो एलोपैथी डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं कि 80% आदमी की बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब ये जो अंदर हम विचारों में चलाते रहते हैं प्रतिक्रिया, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, अंदर ही अंदर चला रहे हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो जितना ज़्यादा अंदर प्रक्रिया चलाते हैं आप, पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। सबसे पहला प्रभाव किस पर आता है, पाचन। नर्वस तंत्र डिस्टर्ब होता है आपका, बार बार ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट आता है। ज़्यादा चलाने से आप देखेंगे तो हार्ट पे भी असर आता है ना। और गड़बड़ बढ़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ना है ना, थायराइड बढ़ना, और जाने इसके कितने तरह के सिम्टम। ये मेजर जितने इस तरह की डिजीज है वो दवा से ठीक हो ही नहीं पा रही हैं। हर बार दवा की डोज को बढ़ाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं की जड़ में जाएंगे तो ये समस्या कहां से शुरू हो रही है, रिएक्शन इनसाइड से। ऐसे में आजकल डॉक्टर एडवाइस करने लगे कि भाई तुम एक काम करो, जिसके प्रति इतना सब भर लियो, किसी दिन साहस करके खूब चिल्ला लो उस पर। बोलने लगे, है ना, बोलो आप पहले तो बोलते हैं भाई साहस करके नहीं चिल्ला पा रहा, उसके फोटो पे चिल्ला लो। तकिए पे हाथ पैर चला के मार पीट के जो निकालना है निकाल लो तुम, या उसके ऊपर ही जाके चिल्ला लो, कम से कम शरीर तो बचे तुम्हारा। अच्छा अभी हालत क्या है, वो थोड़ा नॉर्मल हो तो चिल्लाए, वो पहले से ही अपना चिल्ला अपना गटर हम पे खाली कर रहा है। तो हमारा हालत तालाब सड़ा हुआ बन जा रहा है, हम चिल्लाने की जगह पे नहीं आ पा रहे। तो अब उपाय ना तो इसमें है ना इसमें है। उपाय किसमें है कि हमको ये जो आस्वादन से उठ के विचार तक गए थे, उसके उठ के कहाँ तक चले जाए, चित्रण। हमको ये दिख जाए कि ये आदमी का चाहना हमको चाय बनाकर देने की नहीं है क्या, हमारे शरीर के पोषण में सहयोग करने की चाहना नहीं है क्या, या उसका चाहना तो हमारे शरीर का पोषण करने का ही है। इस क्षण किसी आराम करने की स्थिति के कारण, या कोई न्यूज़ आ गई उसकी स्थिति के कारण, या कोई और घटना दुर्घटना हो गई है उसके कारण उसकी योग्यता ऐसी नहीं है कि उस चाहने को कंटिन्यूटी में एग्जीक्यूट कर पाए। अगर ये विश्लेषण एक स्टेप और आपका ऊपर चित्रण तक उठ गया तो आप भाव को देखने लगते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की चाहना ही ऐसी है कि आके हमको समय पर भोजन न मिले, समय पे चाय न मिले। फिर ये दिखता है कि भाई इतने साल का संबंध है, रेयर ही कोई दिन मिस हुआ है जिस दिन वो समय पे भोजन, समय पे चाय न उपलब्ध करा। यानी उसका चाहना तो है ही है मेरे शरीर के पोषण का, लेकिन योग्यता ऐसी नहीं है कि उसकी कंटिन्यूटी हो सके। किसी बात के उलझन में फंस गया होगा, कोई बात आ गई होगी, तो ये स्पष्ट हुआ अगर कि ये प्रॉब्लम योग्यता की है, चाहने की नहीं। अभी भी हमारे अंदर उसको लेके उतना ही विरोध चलता है। अब अपने अंदर से वो विरोध ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बिजली की तरह गायब हो गया। जो बिजली भागती है ना, वैसे गायब हो जाता है जिस क्षण दिखता है, लेकिन वापस वहां से ध्यान हटा, फिर अगर चाहना पे डाउट किए फिर वैसे ही चलने लगता है। नहीं तो अगर यहां से एक तीसरे स्टेप पे और आप उठ पाते हैं, यहां तक अगर जा पाते हैं चित्रण तक, और आपको उसका भाव साफ साफ नजर आता है कि उसका भाव भी आपके शरीर के पोषण करने का ही है, आपके साथ जिम्मेदारी से जीने का है,
जितनी योग्यता है उतना जी पा रहा है। जहाँ योग्यता कम पड़ रही है वहाँ खुद भी बेचैन हो रहा है और आपको भी बेचैन कर रहा है। तो उसके चाहने पे डाउट वैसे ही बना रहता है, खत्म होता है। खत्म होते ही प्रतिक्रियाएं वैसी ही चलती हैं, आराम आने लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप आराम में आ पाते हैं और अब ये सोचते हैं कि उस आदमी की बेचैनी कैसे कम हो, उसको आराम में लाने में कैसे सहयोग किया जा सकता है, उससे क्या कहा जाए कि वो और आराम में आ जाए, उसकी बेचैनी खत्म हो। तो आप फिर उसके लिए वैसे सेंटेंस सोचते हैं, वैसी बातें सोचते हैं और उन बातों के साथ उससे चर्चा करते हैं। हाँ, एक बार ये शंका खत्म हुआ तभी संवाद भी शुरू हो सकता है। ये दोनों जगह से तो संवाद भी नहीं हो पाता है ना। अब शुरू हुआ तो अगर उसके सहयोग की जरूरत है तो सहयोग करते हैं, सहयोग ना भी करें तो कम से कम हम शब्द ऐसे बोलते हैं जिससे उसका आराम बढ़े। तो ये जो जगह है इसी को क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी। भैया चित्रण को अंग्रेजी में कहें तो रिस्पॉन्स, आ रहा हूं एक मिनट, इसको कह रहे हैं रिएक्शन, इसको कह रहे हैं रिएक्शन इनसाइड। संबंध में अगर हम यहाँ तक जागृत होकर बार बार जो भी एक्शन हो रहा है उसमें भाव को अगर देख ले रहे हैं तो फिर ये जो इग्नोरेंट हम कर रहे हैं ना किसी के साथ, जिसके कारण वो हमको रूड मान रहा है और वो ठीक ही घटना है, भाई हम बार बार यहाँ तो यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं, भाव के स्तर पर उसको देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसका चाहना भी हमारी तरह है। इसलिए हम अंदर से उसके प्रति द्वेष से भरे हैं, बाहर से अलग ढंग से दिख रहे हैं। ये साफ साफ हो जाते ही हमारे सेंटेंस उसके आराम देने वाले बनते, वो भले ना ऐसा बोल पाए। तो ऐसा नहीं कि हम इग्नोरेंट रहते हैं। तो जैसे ही हम उसको आराम देने वाले सेंटेंस बोलते हैं वही उसको किस ढंग से दिखाई देता है, जिम्मेदारी। और आप अपने से पूछ के ही देखिए इन तीनों में से क्या सहज स्वीकार है आपको। रिस्पॉन्स। इग्नोर करके तो संबंध चल ही नहीं पाता ना। बहुत कोई योग्य है तो भी, अयोग्य है तो भी, अपेक्षा किस चीज की है? और तो यहाँ पर भी देखेंगे तो कोई चाहे कितना भी अपना भाव विचार बिगाड़ के प्रश्न पूछता है। हालांकि इस तरह के शिविरों में तो लोग उतना पूछते नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग एक तरह से संबंध के साथ आए होते हैं। लेकिन जब ऐसे शिविर होते हैं ना, अभी इससे पहले जहाँ गया था भोपाल में, वहाँ पर टीचर्स आए थे वर्कशॉप के लिए और एक आदेश पत्र जारी हो गया, शायद बताया भी होगा मैंने पहले दिन। बड़े अधिकारी की तरफ से एक आदेश पत्र जारी हो गया कि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं शिक्षकों की। आदेश पत्र पहुँच गया कि इस गर्मी की छुट्टी में इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ आके आवासीय वर्कशॉप करना है। वो बेचारे अपना शिमला मसूरी घूमने का प्लान बनाए होंगे, उनके यहाँ पत्र पहुँच गया। उनका जो है प्रिंसिपल फ़ोन करके बोल रहा है आपको जाना है। आए तो गए, किस भाव से आए होंगे? विरोध के भाव से। वो विरोध के भाव से। वहाँ भी गेट पर एक आदमी खड़ा हो जाता है कि भाई आप 1.5 घंटे बाहर नहीं जाएंगे। मोबाइल जैसे ही निकालता छीन लेते, बोले अब 6 दिन बाद वापस मिलेगा। वो थोड़ा कूका करता है तो बोले चिट्ठी निकाल के पकड़ा देंगे, अब आप जाके अपने जो है डीओ से मिले, आपका व्यवहार जो है सब कर। अब आप ऐसे में देखेंगे तो आदमी किस भाव से प्रश्न पूछता होगा। वो प्रश्न पूछता है, प्रश्नों के बम मारता है। लेकिन वहां पर भी अगर हमको उसकी भाव पर ध्यान न रहे तो हमारा अहंकार भी कोई कम नहीं। तो इस बात का भी अहंकार हो सकता है कि हम यहाँ 8 दिन वर्कशॉप लेने आए हैं और आपके विभाग से 1 रुपया ले नहीं रहे, आपकी हम क्यों सहे? इस अहंकार से भी वहाँ खड़े हो सकते कि हम आए हैं, अपना भी घर बार छोड़ के आए हैं, हम भी छुट्टियाँ छोड़ के आए हैं और आपको तो आपका सब सैलरी मिल रहा है, हम तो अपनी सैलरी कटा के खड़े हैं और आपके विभाग से भी नहीं ले रहे, फिर आपका दुर्व्यवहार क्यों सहे भाई? है ना? ये बम तो हमारा भी फूट सकता, नहीं फूट सकता। और भले ही हम शब्दों में ना फोड़े, उत्तर देने के स्टाइल में तो फूट ही सकता है। लेकिन अगर ध्यान में है कि भाई उस आदमी का चाहना अलग है, योग्यता अलग। अभी वो बेचारा आया है, उसको ना सब्जेक्ट का कंसर्न पता है, ना परिवार अपने सुख से जुड़ा है ये पता है,
कहीं उससे रिलेट नहीं हो रहा है, कुछ जोड़ के देख ही नहीं पा रहा है, अपने कोई निश्चित कार्यक्रम बना के था, अचानक यहाँ आना पड़ा है, ये सबके कारण वो एक व्यतिरेक में है, तो वो बेचैनी में कुछ भाषा भंगिमा निकल रही है। तो जो जिनकी नहीं निकल रही है उनके साथ भी, और जो इस तरह का निकाल रहे हैं, दोनों के साथ एक सा व्यवहार बना रह पाता है भाव के स्तर पर, नहीं अन्यथा तो फिर भेदभाव होने लगता है। अच्छा तुम ही हो जो पहले दिन ऐसा बोले थे याद भी नहीं रहता कौन बोला पहले दिन, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं है याद रखने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो प्रश्न पूछेगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। भाई पूछेगा, जितना समझ सकता है उतना उत्तर तो देंगे उसको। एक आदमी बहुत रिग्रेसली समझ रहा है, जब वो पूछता है तो बहुत रिग्रेस उत्तर भी देते, तो वो उत्तर देते समय फिर योग्यता का आकलन करना पड़ता है कि कितना पचा पाएगा ये। जी नहीं, जिसका मतलब तो ये हुआ कि जब सामने वाले ने गुस्सा किया, मैंने उसका मन के स्तर पे आस्वादन चयन स्वाद लिया, चयन किया, और गुस्से में मैंने भी जवाब दे दिया, तो वो रिएक्शन आउटसाइड हो गया, ठीक है। और एक है कि मैंने नहीं उस पर थोड़ा सोचा, विचार किया, विश्लेषण तुलन पूर्वक किया, न्याय के लिए चलो यार थोड़ा संबंध उम्बंध ठीक रहे, उसके लिए मैंने बोला नहीं उसको, कुछ गुस्से पे अंदर ही अंदर घुट गया है ना, घुटता रहा, ठीक है, रिएक्शन इनसाइड हो गया। तो इसका मतलब रिएक्शन इनसाइड ज़्यादा खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खराब है, और रिएक्शन संबंध के लिए ज़्यादा खराब है। हाँ, क्योंकि आउटसाइड रिएक्शन जो है ना, ये संबंध के लिए ज़्यादा खराब है, क्योंकि अब आपकी जो गर्मी थी संबंध की निकल के दूसरे तक पहुंच गई, अब हाँ, फैलती रहती है घर में। तो जो मुंह फट होते हैं मुंह पे गुस्सा कर देते हैं, उनकी छवि ज़्यादा खराब होती है, संबंध ज़्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन खुद तो बीमारी से बच जाते हैं। बच जाते हैं कहना जरूरी नहीं है ना, वो भी झेलते ही। और अंदर भी चलेगा ना भैया, बाहर कर भी दिया तो भी उन्हें बाहर निकाल भी दिया तो कुछ अंश तो अंदर चलता ही रहता है। अंदर भी चलेगा, ओके ओके। और पूरा अंश निकालते भी नहीं भैया, वो भी सोच समझ के निकालते, तो ज़्यादा तो अंदर बचा रहता है। वही निकाल भी दिया तो भी अंदर पे चल ही रहा होता है। चलेगा चलेगा, ठीक है। अच्छा, उनके तो दोनों संबंध भी गया और स्वास्थ्य भी गया। रिएक्शन इनसाइड वाले का संबंध बच गया, पर संबंध बच हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, कई बार क्या छवि तो ही बनती है, मैं अपने परिवार में देख रहा हूँ, तो ये होता है कि हाँ कि उनकी छवि ठीक रहती है, तो यार समझदार है, जवाब नहीं देता है, और गुस्सा आता ही नहीं है, पी जाता है, पर वो बाद में कुछ सालों में फिर वो बीमारी के रूप में आता है। ओके, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली ऊपर जाना पड़ेगा, तो रेस्पॉन्स पे जाना पड़ेगा। ऊपर मतलब वहाँ नहीं जीवन में क्रियाओं में ऊपर की बात चल रही है। ये इच्छा विचार आशा के सही समझ के अर्थ में कैसे इसको देखेंगे? सही समझ के अर्थ में देखेंगे तो एक तो आस्वादन होता है आपका, जो है ना, ये आस्वादन किसी संवेदना का, रसगुल्ला खाने मिल जाए, है ना, तो वैसा चयन करते हैं आप, उस वैसा फिर उस पर विचार चलाते हैं, वैसा निष्कर्ष निकालते हैं कुछ। तो एक आस्वादन किसका हुआ? संवेदना का। एक आस्वादन होता है भाव का। 10 आदमी हैं, हम कोई 2-4 आदमी के आसपास बैठना चाहते हैं क्योंकि वो सही भाव से हमारे साथ प्रस्तुत हो रहा है, तो अभी भी हम आस्वादन ही कर रहे हैं, लेकिन अब संवेदना का आस्वादन न करके किसका आस्वादन कर रहे हैं? भाव का। अब उसका विचार कर रहे हैं, उस पर फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक होता है ज्ञान का आस्वादन, जिसको कई जगह पुस्तकों में लक्ष्य मूलक आस्वादन कहा गया है ना। तो ज्ञान का आस्वादन कि भाई कोई बात समझने के संदर्भ में कही जा रही है, वो बात काफ़ी सटीक लग रही है हमको अपनी ज़िंदगी के संदर्भ में, लेकिन अभी कुछ समझ में आ गया है ऐसा, लेकिन बात बहुत सटीक लग रही है, तो अपन चिपक जाते, भले वो डांट के कह रहा है ना, भले वो डांट के कह रहा है, भले वो जो है कुछ फटकार के कह रहा है, लेकिन कहते हैं बात तो ठीक कह रहा है, बात सुननी चाहिए। तो अब ये किस चीज़ का आस्वादन हो रहा है? ज्ञान का आस्वादन हो रहा है। तो यहाँ तीनों ही तरह का आस्वादन आप करते हैं, लेकिन जो संवेदना का आस्वादन है उसकी तुलना में भाव का आस्वादन ज़्यादा ड्यूरेबल सुख देता है आपको। उसकी तुलना में जो ज्ञान का आस्वादन है और ड्यूरेबल देता है, भले ही अभी बाहर से आ रहा है, लेकिन उसके आस्वादन भर में ही अलग अलग चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। नहीं,
फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो विचार में भी, संवेदना के लिए जब विचार कर रहे होते हैं तो एक अलग ढंग की स्थिति बनती है। भाव को केंद्र में रख के जब विचार कर रहे होते हैं तो न्याय का मामला बनता है। संवेदना को केंद्र में रख के जब कर रहे होते हैं तो रुचि का, प्रिय का मामला, हित का मामला, लाभ का मामला बनता है। जब भाव को केंद्र में रख के कर रहे होते हैं तो न्याय का मामला बनता है। और जब ज्ञान को केंद्र में रख के तो फिर सत्य की, व्यवस्था की स्पष्टता का मामला बनता है ना। तो अगर खाली न्याय तक का भी अगर चलने लगता है तो एक आराम मिलता है कि न्याय की बात खाली अच्छा लगे, संवेदना में प्रिय लगे, हितकारी लगे, शरीर के लिए लाभकारी लगे, तो एक अलग ढंग का स्थिति बनती है। ये जो बोला भैया, इसका कंटेंट कहीं है क्या, या हम नोट कर लें? ये बहुत ही स्पेसिफिक बोला भैया, या तो हम नोट कर लें इसका। अगला वर्कशॉप डिजाइन करें अब लेवल 2 का यहाँ पर। जी संवेदना से कनेक्ट कर पाते हैं आस्वादन को, जनरली सुपरफिशियली करते हैं, लेकिन भाव का भी आस्वादन और ज्ञान का भी आस्वादन। भाई तो जो मैंने उदाहरण देके बताया कि 10 आदमी के साथ आप जीते हैं, किसी के साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपके साथ ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा भाव से प्रस्तुत हो रहा है, ज़्यादा सम्मान के साथ, मतलब ज़्यादा समय सम्मान के साथ। वो जो अच्छा लग रहा है वो क्या अच्छा लग रहा है, वो भाव ही तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं भी जो प्रस्ताव दे रहा हूँ अभी तो उससे कुछ समझ में आ गया जरूरी थोड़े, वो भी एक आस्वादन ही है, ज्ञान का आस्वादन है। तो 3 तरह का आस्वादन तो आप कर ही रहे हैं। अब उसमें देखेंगे तो एक व्यक्ति संवेदना के आस्वादन में ज़्यादा डूब रहा है, उसकी तुलना में बाकी 2 को इग्नोर कर रहा है। एक आदमी भाव के आस्वादन को प्रमुखता दे रहा है, संवेदना वाले को इग्नोर कर रहा है। एक आदमी ज्ञान वाले को ज़्यादा महत्व दे रहा है, बाकी 2 को कम कर रहा है। उससे आप चेतना के विकास की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे देखे भैया तो इन तीनों का ही सहअस्तित्व है ना। वैसे देखें तो ज्ञान तीनों में देखेंगे तो ज्ञान से भाव, उससे फिर संवेदना का नियंत्रण होना। लेकिन तीनों लक्ष्य मूलक जो आस्वादन है ना, ज्ञान जो आस्वादन है ज्ञान का, उससे भाव के में, भाव वाला में जो है ठीक ठीक ढंग से स्पष्ट होता है, और उन दोनों के साथ संवेदना वाले का जो है वो नियंत्रण होता है। तीनों वैसे साथ साथ ही हैं और तीनों का सहअस्तित्व है ही है। वही तीनों में भी देखेंगे तो जब तक आपका तीनों पे ध्यान नहीं गया है तब तक तो आप किसी को भी लेके प्रोमिनेंट जा सकते हैं, लेकिन ठीक से ज्ञान वाले पे ध्यान चला गया है ना, तो ज्ञान के अर्थ, ज्ञान को फिर ऊपर, ज्ञान के साथ रख करके फिर बाकी दोनों का प्लेसमेंट देखते हैं। भैया ज्ञान का आस्वादन भी चल रहा है और भाव का भी चल रहा है और संवेदना का भी चल रहा है, तो वो क्या स्थिति होगी? उसमें भी ध्यान से देखेंगे तो कई लोग मतलब आप किसको ऊपर रखकर, किसको प्राथमिकता के रखकर बाकी को चला रहे हैं, जी जी, उसको अपने भीतर देख के तय करिए। तो फिर उसमें जो संवेदना का जो आस्वादन है उसमें परिमार्जन होने लगेगा अगर आप उन दोनों के साथ। नहीं लगता और क्या, अगर ज्ञान का भाव, ज्ञान आपका ठीक से मिलने लगता है तो आप कई बार बहुत गर्मी में भी बैठकर बहुत सारी अध्ययन करते ही, बहुत नापसंद खाना खा के भी अध्ययन करते ही है ना। नहीं अच्छा 3, हाँ वही कॉम्बिनेशन जीवन क्रिया में अब देख रहे हैं। भाई जैसे अभी चर्चा हो रहा है तो इस चर्चा में कुछ खाने को तो आपको दिया नहीं जा रहा है, कई बार डांट के भी कह रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई इससे कुछ बात समझ में आ रही है, तो वो भी तो एक आस्वादन ही है ना, बात समझने में सहयोग हो पा रहा है।